नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए हैं और ताबड़तोड़ रैलियां होंगी उनकी 1 तारीख तक। 14 रैलियां करेंगे, लेकिन आज जो पहली रैली थी उसमें उन्होंने धमाका कर दिया। ऐसी खरी खरी सुनाई दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कि शायद अब जवाब एक एक करके आएंगे, तब देखेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल कोई जवाब आया नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने चुनौती दे दी कि कल प्रयागराज में उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई, स्नान किया। तो क्या अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है कि वो भी दिल्ली की यमुना में जाकर डुबकी लगा सके, स्नान कर सके? झूठ का एटीएम आम आदमी पार्टी को करार दे दिया और एक एक करके बहुत सारे दावों की पोल खोल दी। फ्री बिजली के दावे की पोल खोली। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आप नोएडा में जब जाते हैं, गाजियाबाद में जब जाते हैं, वहां की सड़कें देखिए और दिल्ली की सड़कें देखिए। गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे, यही पता नहीं लगता। ये स्लोगन कभी मध्य प्रदेश में भी दिया गया था, लेकिन आज तो योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में दे दिया। हालांकि एक नारा जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल मुद्दा बना रहे थे, संजय सिंह ने भी आज सुबह सुबह उस पर बयानबाजी की थी, वैसा कोई नारा योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया। यानी बटेंगे कटेंगे जिसकी बात की जा रही थी कि वो दिल्ली आएंगे तो यही बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने विकास की बात की और विकास के दावों की पोल खोली। तो अब क्या जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, इस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक दूसरी खबर भी आज चर्चा में है। राहुल गांधी कहां नदारद है भाई? कहां गायब है राहुल गांधी? प्रियंका गांधी कहां है? मल्लिकार्जुन खड़गे कहां है? क्या कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उनके हाल पर छोड़ दिया है? एक के बाद एक रैलियां रद्द की जा रही हैं, कभी तबीयत का हवाला दिया जा रहा है, कभी कुछ और बहाना बनाया जा रहा है। आज जो थीम सॉन्ग आया कांग्रेस पार्टी का, उस पर सभी के पैर थिरके। यानी वो कांग्रेस के नेता थे जो भांगड़ा करते हुए फोटो ऑप करा रहे थे और ये भी कहा कि इस धुन पर अब दिल्ली वाले नाचेंगे। लेकिन वहां भी केंद्र का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। तो कैसा थीम सॉन्ग जिसमें पार्टी ने अपने दिल्ली के नेताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है? तो क्या गिव अप कर दिया है कांग्रेस ने? इस पर भी चर्चा होगी। खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की हुंकार, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। शराब से पैसा बनाने की लत न केवल इंसान को, उसके चरित्र को, हमने तो देखा हमारी आंखों के सामने, इस पूरे शहर को उसने बर्बाद किया। कितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं।
ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। कहीं ना कहीं जो एक अंडर करंट कांग्रेस के लिए है वो भी धीरे धीरे मुझे लगता है जमीन पर आ रहा है और ये दिखा रहा है कि किस तरह दिल्ली का सियासी मौसम कांग्रेस के पक्ष में बदल चुका है। एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। तो कोई मुद्दा रहा नहीं ऐसा जिसको कि छेड़ा ना हो और छोड़ा हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए, खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। साथ ही हमारे साथ निखिल जैन है, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक कांग्रेस पार्टी। एक बेहद ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। संजीव कौशिक जी, एक एक करके सवालों के सीधे जवाब आएंगे। यमुना में केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ कब स्नान कर रहे हैं? अपनी कैबिनेट मतलब पूर्व, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है लेकिन सर्वे सर्वा तो हैं। देखिए जी माजी, भारत के इतिहास में कोई तो ऐसा राजनेता है जो डंके की चोट पर यह बात कहने की हिम्मत रखता हो कि हमने कोई वादे किए थे और वो वादा हम पूरा नहीं कर पाए। यदि भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है, नैतिकता है, तो वो कहे कि हमने कहा था कि काला धन 15 दिनों में लाएंगे, नहीं ला पाए। यदि इतनी नैतिकता और हिम्मत है तो कहे कि हमने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिल्ली में असफल रहे। यदि इतनी नैतिकता है तो वो कहे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा, नैतिकता है तो कहे वो। तो नैतिकता का जो उच्च मानदंड है वो ये दर्शाता है कि किसी राजनेता में इतनी हिम्मत है कि वो कहता है कि ये काम हम नहीं कर पाए। दूसरी बात, एक चीज और कह ले, योगी जी यहाँ के यमुना में तो डुबकी लगाने के लिए तैयार है, नहीं है तैयार। उन्होंने कहा यहाँ की यमुना में वो लगाएंगे, उन्होंने तो आपको कहा है कि आप लगाइए, उन्होंने तो कहा ही नहीं। हाँ। मेरी बात तो सुनिए ना, यहाँ के राजनेताओं को योगी जी यमुना में डुबकी लगाने के लिए बाध्य करने के लिए तैयार है और इस तरह क्या के भाषणबाजी कर रहे हैं। अरे आगरा में यमुना मैली होने की वजह से लगभग 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया वहां की सब अदालत। पूरा बयान और पूरी रैली अगर सुन लेते हैं आप संजीव कौशिक, पूरी रैली सुनकर आते शो में, तो आप अभी ये बात नहीं कहते। यही तो उन्होंने रोना, यही तो उनका रोना था। उन्होंने यही कहा कि दिल्ली की यमुना में गंदगी की वजह से भुगतना पड़ता है मथुरा, वृंदावन और आगरा वासियों को। यही तो उन्होंने बात कही है जो आप कह रहे हो। अब जुर्म तो उनके ऊपर जुर्माना क्यों हुआ? उनको साफ करना चाहिए, नहीं कर पाए ना। आप उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? मैं तो यही कह रहा हूं कि अपने यहाँ यमुना को वो साफ कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, जुर्माने की बात नहीं आती 60 करोड़ रुपए। तो देखिए, योगी जी इससे पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार वो यहाँ पे आए हैं, इससे पहले भी आए हैं। 4 दिन में 16 जनसभाएं उन्होंने की और नतीजा सिफर रहा है। जहां जहां जिस जिस क्षेत्र पे वो गए हैं प्रचार करने 2020 में, शून्य आया वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें। तो यहां दिल्ली की जनता के नब्ज को योगी जी नहीं पहचान पाएंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। वो सरोकारी मुद्दों पर बात करना चाहती है। आप बहलाने आए हैं, आप पर्यटन करने आए हैं इलेक्शन के समय, आप इस समय आए हैं भाषणबाजी करेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं दिल्ली की जनता के साथ। लेकिन दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल जी लगातार 24/7 खड़े रहते हैं, परिवार का हिस्सा बनके। आपको ये बात समझनी होगी। आप वो आरोप लगाते हैं, अभी आप आरोप की बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेशियों के बारे में आरोप लगाते हैं। कहां से आ गए बांग्लादेशी? उड़ के आ गए। अरविंद केजरीवाल जी हवाई जहाज से उसको मंगवा लिए दिल्ली में। वो भी उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार कार्ड छापने की मशीनें लगी हुई। सबसे ज्यादा रीमा जी, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या सबसे ज्यादा पिछले 10 वर्षों में 2014 के बाद में उनकी घुसपैठ सबसे ज्यादा हुई है। गृह मंत्रालय से सवाल अच्छा, ठीक है बांग्लादेशी वाले पर बाद में आते हैं, अभी तो यमुना पर बात हो रही थी ना। मैं राधिका खेड़ा का रुख करूं, लेकिन आपने नैतिकता शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या नैतिकता के आधार पर कुछ डेट बताएंगे अरविंद केजरीवाल की कब अपने नेताओं के साथ डुबकी लगाएंगे? अब वो
कहा वो खुलेआम ये बात कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले 5 साल जो हमको समय मिलेगा उसमें ये शिकायत नहीं रहेगी कि हम नहीं कर पाए। मतलब 25 से आगे और 5 साल, उन्होंने 25 बोला था, अब 25 तो चल रहा है, उसके आगे और 5 चाहिए। कोई तो राजनेता है कि कम से कम ये बात कह रहा है कि हमसे ये काम नहीं हो पाया, करना चाहिए था, अगली बार करेंगे। कोई राधिका जी, कोई राजनेता है, आप में हिम्मत है कि आप कहें ये काम? ओके ओके ओके, राधिका खेड़ा जी, मतलब इस बात की दाद देनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो राजनेता हैं जो मान रहे हैं उनसे ये काम नहीं हो पाया, किसी में हिम्मत नहीं है। और राधिका खेड़ा, मेरी आवाज मिल रही है जी? सभी को नमस्कार। यहाँ पे नैतिकता की बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की। जो अरविंद केजरीवाल पहला चुनाव लड़े थे तो उनका हर चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ना मैं घर लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। और इसका एफिडेविट मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर पर, अपने हर वोटर के घर पर पहुंचाया। एफिडेविट की कॉपी जिसमें उन्होंने ये लिखा, ना मैं घर लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। सिक्योरिटी तो हमने देखा है उनके पास कितनी है, घर और गाड़ी वैगनार से चलने वाले कितनी लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं। और शीश महल, रावण की लंका को भी चैलेंज करने वाला शीश महल उन्होंने बना लिया। दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई, 1-1 लाख रुपए उन्होंने गरीबों से ले लिए, घर का वादा किया जो अभी तक नहीं मिला। तो नैतिकता की तो बात ना करें, जो एफिडेविट घर पे पहुंचा के ये वादा किए थे, उन्होंने अपने एफिडेविट का हर एक पॉइंट को गलत प्रूव किया है। तो नैतिकता पे तो हमें नहीं बात करनी चाहिए। फिर बात हो रही थी यहाँ पे यमुना जी की। देखिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने उस यमुना जी में जाके डुबकी लगाई और हम सब ने देखा किस तरीके से उनकी कितनी तबीयत खराब हुई। तो आप सोचिए, जो लोग जब यमुना जी में पूजा के लिए या कोई भी कार्य होता है, जब डुबकी लगाते हैं या वहां पे आसपास जाते हैं, जो सिर्फ डुबकी लगाने से वो इतने बीमार हो गए कि उनको 1 हफ्ता अस्पताल में रहना पड़ा। दिल्ली के लोगों को वही पानी पिया जाता है, वही पानी फिल्टर होके आता है, हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या हालत होती होगी, कितनी बीमारियां दिल्ली वासियों को हो रही होगी। लेकिन इनको थोड़ी फर्क पड़ेगा। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? आज ही कह देंगे जी हमने वादा किया था, एक मौका और दीजिए, हम फिर आएंगे। जैसे अपने बच्चों के सर पे कसम रख के हाथ खाई थी कि जी मैं तो कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। पहली सरकार कांग्रेस के साथ से इन्होंने बनाई, लोकसभा में भी कांग्रेस के साथ लड़े। अरे जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है झूठी और अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो दिल्ली की जनता का क्या होगा? दिल्ली की जनता देखिए इतनी भावुक है कि उन्होंने 2 बार इनको मौका दे दिया। इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, 60 स्कूल नहीं बने। इन्होंने कहा था नए क्लासरूम बनेंगे, टॉयलेट को इन्होंने क्लासरूम गिरा दिया। फिर उन्होंने जैसे यमुना जी, अब यमुना जी के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कहा है कि यमुना जी साफ करने से चुनाव नहीं जीते जाते। ये मैं समझ गया हूँ, यमुना जी साफ नहीं होगी। तो हम उनकी वो बात माने कि ये बात माने कि 2025 का समय। और मुझे जहां तक याद है कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि फरवरी 2025 तक मैं यमुना जी साफ, मैंने वही डेट कही, 7 दिन रह, अब उनको और 5 साल चाहिए, वही बात हो रही है। वही, अब विश्वास कौन करे ना, कौन सी बात पे विश्वास करे? ये बात कि अभी जो उन्होंने 1 महीने पहले इंटरव्यू में कहा कि यमुना जी साफ करने से वोट नहीं मिलेगा इसलिए मैं यमुना जी साफ नहीं करूंगा, कि अब जो कह रहे हैं कि मैं 1 महीना दे दो। क्या जैसे सिक्योरिटी का वादा किया था, नहीं लूंगा, शीश महल नहीं बनाऊंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वैसे ठीक है। और वादा जैसे संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, मतलब सब कुछ वही मुद्दे उठाए जाएंगे, वही वादे किए जाएंगे जिस पर वोट पड़े। कहने का मतलब यह है, यमुना पर वोट पड़ेंगे तो वह यमुना की बात होगी, वरना अगले 5 साल के लिए फिर ठंडे बस्ते में यमुना जी की सफाई का मुद्दा चला जाएगा, क्योंकि एनालिसिस हो गया है। कल एक पत्रकार ने रोजगार का सवाल पूछा कि दिल्ली की जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, तो आज उन्होंने रोजगार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इस तरीके से हो रहा है क्या कि जनता और मुद्दे और वोट तीनों अलग अलग? सरकारी मुद्दों पे बात करना यदि भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा हो तो लगे। हम तो कह रहे हैं कि आप दिल्ली की शिक्षा पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, चलिए स्कूलों में एक बार झांक लीजिए आप। लेकिन ये स्कूलों में झांकना नहीं चाहते ये लोग मुख्यमंत्री के बाथरूम में जाके झांकने की इच्छा रखते हैं, वहां सोने के लिए टाइप बताते हैं वो। तो इनकी अपनी इच्छा है, लेकिन दिल्ली की जनता के सरकारी मुद्दों की ही हम बात करेंगे। हम लगातार शुरुआती दौर से इस तरह की बातों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन ये हद से ज्यादा जब हमें परेशान कर दिया, तब हमने कहा, ये बार बार शीश महल की बात करते हैं। हमारे नेता ने कहा कि चलो शीश महल के साथ पूरे हिंदुस्तान की मीडिया लेके चलते हैं, खोलिए, आपके हाथ में चाबी है, खोलिए और दिखाइए लोगों को। तो ये झूठ का पुलिंदा लेकर के बैठेंगे। और अच्छा, इसमें भी एक झूठ है ना, इसमें भी एक झूठ है संजीव कौशिक जी, सॉरी, मैंने कहा कि इसमें भी एक झूठ है फिर। अरे हमें नहीं, अब यही तो आरोप लगे ना कि वहां से सब कुछ उखाड़ के ले जाया गया,
जब सब कुछ उखाड़ कर ले जाया गया तो क्या दिखाना चाह रहे थे वहां पर वो? मतलब कि ध्वस्त भी हो गया, वो ध्वस्त भी हो गया, दिखाने लायक भी नहीं रहा, सारे सोने के लगे हुए टाइल्स उसमें से खींच लिए वही गए। तो आरोप है, वही तो एलजी के पास फाइल पहुंची है कि वहां से उखाड़ लिया गया। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह के प्रोपेगेंडा रचने से। दिल्ली नहीं की उखाड़ा जनता, गया। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता के सरोकारी मुद्दों से भाग रहे हैं, न कोई नेता है, न कोई नीति है इनकी, न सामने आकर के डट के रखने के लिए कोई बात है इनके पास। ये लगातार पहले खरीदने का प्रयास किए दिल्ली की जनता को, उससे मन नहीं भरा तो गरियाने का प्रयास किए, उससे भी मन नहीं भरा तो धमकी देने लगे, उससे भी मन नहीं भरा तो पत्थरबाजी करवाए। ये सब काम कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता समझती है कि सारे प्रपंच के पीछे 26 सालों का सूत्र तोड़ने का इनका इरादा है। नहीं टूटने वाला है इस बार भी, मुंह की खाएंगे और वापस जाएंगे। ये जितने स्टार प्रचारक को बुलाने हैं बुलाए, पहले पूरी ताकत लगा चुके हैं, इस बार भी अपनी पूरी ताकत लगा लेंगे। मैं राजकिशोर तिवारी का रुख करूं, लेकिन राधिका खेड़ा जल्दी से क्विक रिएक्शन। जी देखिए, आज आप वादा कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपने साफ पानी, 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। दिल्ली में कम से कम एक दिन में 6 पावर कट होते हैं जो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते हैं, पूरे दिन लाइट जाती है, किसी घर में 24 घंटे बिजली नहीं होती, या पानी साफ पीने का नहीं मिलता। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनिए कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, तरीका नहीं है, जंगलियों की तरह बिहेव मत करिए। मैं अपनी बात अपने समय पे बोल रही हूँ, आप अपने समय पे बोलिए। पानी आज भी पीने लायक नहीं है दिल्ली एमसीडी का, दिल्ली एमसीडी आपके पास है, और इतनी हालत बुरी है कि दिल्ली में अधिकतर जगहों पे लोगों को पैसे देके पानी खरीदना पड़ता है क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता, टैंकर से उनको पानी मंगवाना पड़ता है। फिर बोलूंगी, 500 स्कूल न बनाने का वादा किया था, 60 स्कूल नहीं बना पाए, क्लासरूम को, बाथरूम को क्लासरूम गिनवाते हैं, अस्पताल बनाने का वादा किया था, एक जो दिलशाद गार्डन में अस्पताल बन रहा था आज वो खंडर बन के रह गया है क्योंकि वो आपने पूरा नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे अधिकतर मुख्यमंत्री कहती है कि मैं अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं कराऊंगी। देखिए रीमा जी, इलाज की आवाज म्यूट करिए, यही प्रॉब्लम है। जब आपके गुनाह गिनाए जाएंगे तो आप बीच में चिल्लाएंगे ताकि लोगों तक वो आवाज ना जाए। आप लोगों ने दिल्ली की जनता को वादे किए और सबसे पहला गुनाह ये किया कि आपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम का, एक घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, एफिडेविट दिया, मकान नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, तो एफिडेविट को भी झूठा किया, बच्चों की कसम को भी झूठा किया। ना घर, 1 लाख रुपए जो आपने गरीबों से लिए थे ये वादा करके कि उनको घर दिया जाएगा, आज 6 साल हो गए उन लोगों को वो घर नहीं मिला, आप लोग वो पैसा भी डकार गए। आप लोगों ने सिर्फ शराब नीति का पैसा बनाया जो आपने डकारा, एजुकेशन में आपने 1800 करोड़ का फ्रॉड किया वो आपने डकारा। दिल्ली की जनता आज परेशान है क्योंकि दिल्ली पहली बार डेफिसिट में चला गया है, जो दिल्ली कभी भी 31 सालों में डेफिसिट में नहीं गया था, हमेशा सरप्लस फाइनेंसेस रहे हैं। आप लोग दिल्ली का पैसा डकार गए और खड्डे, पानी भरता है, हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि हम लोगों के घरों के अंदर पानी आ जाता है जब बारिश होती है। राजकिशोर तिवारी जी, आप रुकिए संजीव कौशिक जी, एक सेकंड। राजकिशोर तिवारी जी, ये एक के बाद एक कई सारे इंटरव्यू आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, अब उनमें अलग अलग तरीके के सवालों के जवाब आ रहे हैं। एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, उस पर भी ये आ गया कि उन्होंने खुद विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि 500 करोड़ का बजट है एडवर्टाइजमेंट पर, और जब उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि 400 करोड़ से ज़्यादा आपका ऐड पर ही खर्च हो रहा है, विज्ञापन पर, उन्होंने कहा नहीं झूठ है। जैसे संजीव कौशिक अभी बोल रहे हैं ना, सब झूठ झूठ झूठ, ऐसे उन्होंने उसमें इंटरव्यू में कहा। अब ये झूठ और सच की लड़ाई में मुद्दे तो विफल ही हो रहे हैं ना फिर। तो ये योजना भी यही है, स्क्रिप्ट भी यही है, उद्देश्य भी यही है। दरअसल होता क्या है कि अगर आप अपने काम गिनाने जाएंगे तो काम गिनाने में काम पे कैफियत पूछी जाएगी। अब उस पर उन्होंने कह दिया कि भाई अगली बार यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। तो दिल्ली की जनता से उन्होंने कहा था कि यमुना साफ ना हो तो वोट मत दीजिएगा, ये मतलब अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था। और जो आपने बात कही ना कि कैसे वो अपने बयानों से लगातार 15 लाख कैमरे की बात हो, चाहे यमुना की बात हो, जो भी मुद्दे थे, चाहे ये मकान और घर की बात हो, सारे मुद्दों पर उन्होंने एक एक करके अपने आप को हर दूसरे दिन एक नया मुद्दा लेकर आया था। इस बार चूंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, हुआ क्या कि अभी तक जो पिछला 2015 और 2020 का जो चुनाव होता था उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रखा था कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरी तरीके से उतार के रखा हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी या शाह हो जाता था। इससे जो है अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा मतलब एक माइलेज भी मिलता था और ये लगता देखिए कि एक हाफ स्टेट के सीएम के पीछे देश का प्रधानमंत्री, उनसे उनकी तुलना हो रही। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक बिल्कुल अलग रणनीति पे काम किया। उनको रमेश विधोड़ी और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से ही अभी लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो विधोड़ी को भाजपा ने तो नहीं घोषित किया, लेकिन उनको बीजेपी का सीएम घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कर दी कांग्रेस ने। और ये जो बात हो रही रोजगार की, रीमा जी, सबसे बड़ी बात ये या शिक्षा की हो रही, स्वास्थ्य और शिक्षा,
इस मॉडल पे जो बात कही गई थी, इस पे एक एक कागज निकाला है पहले संदीप दीक्षित ने, और अभी कल ही की थी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका पाप करके। और इसमें कहा था स्वास्थ्य, जिस मॉडल की बात अभी हो रही है लगातार पूरी देश दुनिया में, जिसका डंका पीटा जा रहा है, उसमें 8100 से ज्यादा पद खाली है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, वो एक एक चीज वहां पर बताई गई है। तो सवाल ये है कि लगातार आप जो है झूठ पर झूठ बोल के लोगों को कंफ्यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि अब लोगों को चीजें दिखाई पड़ रही है, फर्क दिखाई पड़ रहा है। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि प्रयागराज में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूरा डुबकी लगाएंगे, अब तक 10 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगा चुके हैं, यहाँ पर क्या 10 लाख लोग भी डुबकी लगाने की स्थिति में है क्या दिल्ली में? ठीक है, नहीं वो तो ये तो प्रश्न है ना अब यहाँ यमुना पर। जी तो ऐसा सवाल हो गया ना कि उस पर तो वो कह ही चुके हैं, मतलब उन्होंने आगे बढ़कर कहा है कि हाँ नहीं कर पाए हम। लेकिन निखिल जैन, राहुल गांधी कहाँ है भाई? प्रियंका गांधी कहाँ है? तमाम नेता कहाँ हैं? आज सब भांगड़ा ही करते रह गए थे और जीत का जश्न भी आज ही मना लिया सबने। मतलब अभी चुनाव हुए नहीं है, खुद ही नाच रहे हैं अपने गाने पर। नहीं, रीमा जी, राहुल जी की थोड़े दिन पहले ही एक भव्य रैली हुई थी दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज है कि मीडिया के बहुत सारे साथी, भाजपा के प्रतिद्वंदी, आम आदमी पार्टी के प्रतिद्वंदी ने ये एक नैरेटिव स्पिन करा हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस चुनाव जमीन पे नहीं लड़ रही। अगर नहीं लड़ रही तो हर थोड़े दिनों बाद इनको संदीप दीक्षित का और अलका लांबा का और राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का नाम क्यों याद आ जाता है? फैक्ट ये है कि कांग्रेस इस बारी 2025 में मजबूती से चुनाव लड़ रही है बहुत सारी सीटों पे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में उतनी मजबूत नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी की है या भाजपा की है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस की इस चुनाव में उतनी सीटें आ सकती हैं या उतना वोट शेयर आ सकता है जो भाजपा का या आम आदमी पार्टी का आएगा, लेकिन कांग्रेस बेहतरी की ओर जरूर बढ़ रही है। पर इस कांग्रेस कहां जाएगी नहीं जाएगी, इससे जरूरी मुझे लगता है हमें मुद्दों की बात करनी जरूरी है। वो डांस करते हुए जरा शॉर्ट्स भी दिखाइए, थोड़ा पता लगे आज कांग्रेस में क्या चल रहा था। हाँ बोलिए। एक राजनीतिक व्यंगकार है वरुण ग्रोवर, उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग बिट है जहां वो कहते हैं कि दिल्ली वालों ने एक जूसर बेचने वाले आते हैं ना बस में, जो एक संतरे से पूरा एक ग्लास भर के जूस निकाल देते हैं, दिल्ली वालों ने वैसा जूसर 2 बारी खरीदा, पहले 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ और फिर 2015 में अरविंद केजरीवाल के साथ। मुझे जो एक समानता दिखती है आम आदमी पार्टी में और भाजपा में वो ये है कि दोनों के ही जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो खोखले वादे करते हैं जिन पे टिक नहीं पाते। अरविंद जी ने कहा कि यमुना साफ कर देंगे, 15 लाख कैमरे लगा देंगे, 70-700 स्कूल बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन ले आएंगे, 15 लाख दे देंगे, किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। और आज ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे टीका टिप्पणियां कर रही हैं। अब सबसे पहले मैं एक एक करके जो बातें कही गई उनका जवाब देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी और आप कम से कम, अरे भाई सुनिए ना, मेरा सवाल ही कुछ और था, आप तो कहां से कहां पहुंच गए। बीजेपी और आप आम आदमी पार्टी कम से कम खोखले वादे तो कर रही है, आपके नेता तो गायब ही है ना, वादे भी नहीं कर रहे खोखले। नहीं कहाँ ये देखिए अपने गानों पर खुद ही नाच कर रहे हैं। किस बात का भांगड़ा चल रहा था ये पार्टी ऑफिस में आज? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने रीमा जी एक दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा वादा दिया है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी सिमिलर वादे करे हैं, किसी ने 2100 बोला है, किसी ने 2500 बोला है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1998 से लेकर 2013 तक 15 लंबे साल तक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का शासन था, शीला जी का शासन था। और उसी बीच में दिल्ली की वो जो मैदानी सड़कें थी उससे पक्की सड़कें बनी, डीटीसी की जो थोड़ी सी बसें होती थी उससे लो फ्लोर एसी बसें शुरू हुई, दिल्ली मेट्रो का इतना विस्तार हुआ, इतने स्कूल, हॉस्पिटल और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है निखिल जैन कि अपने इतिहास से ही बाहर नहीं निकल पा रही है कांग्रेस पार्टी। शीला जी क्या कर चली गई, उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए ये हो रहा है। लेकिन राधिका खेड़ा क्विक रिएक्शन, ये जो भागड़ा चल रहा है इस पर, 2500 रुपए प्रति माह की बात है, वो तो कांग्रेस को लग रहा है राधिका खेड़ा की इसी धुन पर पूरे दिल्ली वाले अब थिरकने वाले हैं, जिस पर सब थिरक रहे हैं, पवन खेड़ा से लेकर सभी नेता। देखिए, आज अभी आखिरी में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि शीला जी ने 15 साल सरकार चलाई। निश्चित तौर पर शीला जी ने 15 साल सरकार चलाई, लेकिन आज वही पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो 15 साल दिल्ली में शासन करके गई है, आज उसका वोट शेयर मात्र 4% रह गया। रही बात कि ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे,
वादा तो आपने खटाखट भी किया था। वो जो खटाखट का वादा किया था कि पूरे देश में अगर आपकी सरकार मिली, महिलाओं को पैसा मिलेगा, महिलाएं हर प्रदेश के आपके ऑफिस पे भी गई, आपने वो अपनी बाकी स्टेट की गवर्नमेंट्स में क्यों नहीं लागू किया? कर्नाटक में आपके पास सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में था, हिमाचल में तो कर ही नहीं सकते, वो तो पूरी इतनी बुरी हालत हो गई क्योंकि हिमाचल सदन तक बिकने को हो रहा है। लेकिन आपने वही वादे अपने बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं किए? आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को याद रखना चाहिए कि हमें कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसको हम पूरा ना कर सके। उन्होंने खुद चुनावों में ये बात कही कि जो हम देने की लोगों को बात करते हैं, सोच समझ के करना चाहिए कि हम वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग सोचते नहीं। अब क्या है ना रीमा जी, सरकार बननी नहीं है, कुछ भी वादा कर दे, खटाखट करे, फटाफट करे। निखिल जी तो खुद ही मान के चल रहे हैं कि हम थर्ड नंबर की पार्टी है। 5 सेकंड दीजिएगा रीमा जी। आप यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं। ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं इंडियन स्टेट के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट चुनाव लड़ाई लड़ते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कोई चुनाव हो ना हो। राहुल गांधी ने हुंकार भर दी नए कांग्रेस दफ्तर से कि लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है ना आरएसएस से है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, भारत से है। भारत से लड़ाई कर रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं जी, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। राजकिशोर तिवारी, क्विक रिएक्शन आपसे। ओके, आ रही हूँ निखिल जान, एक मिनट। नहीं, दरअसल देखिए, एक बात तो कांग्रेस के साथ स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। मैं ये कहूंगा कि अगर इस मुद्दे में नैरेटिव बनाने का काम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया तो कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने किया, अजय माकन ने किया। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने पहले उन्हीं शीला दीक्षित, जिनके 15 सालों के कार्यकाल पर वो इतराती फिर रही है, जिस पर काम हुए उस पर बात करती फिर रही है, तो उन शीला दीक्षित को जिस शख्स ने अय्याशी बताया कि वो कर रही हैं, उनके लिए भ्रष्टाचार के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए। अभी आपने सुना होगा संदीप दीक्षित किस तरीके से आहत थे, तो उन्हीं शीला दीक्षित को हराने वाले और उनको इस तरीके से वो करने वाले उनके साथ सरकार बना ली। उसके बाद फिर केंद्र में भी उनके साथ गठबंधन कर लिया। और अभी देखिए, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। इस पर मैं टिप्पणी करने के लिए अपने आप को हकदार नहीं मानता कि मैं ये कहूं कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है तो क्यों है, लेकिन प्रियंका गांधी आ सकती थी, मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते थे। तो निश्चित तौर पर जो ये बात कही जा रही थी कि शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि जिस तरीके से यहाँ पर, मैं फिर कहूंगा, देवेंद्र यादव या जो दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, पिछले 2 चुनाव में वो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। पर उसके बाद भी जब शीर्ष से जब सहयोग नहीं मिलेगा, और एक बात देखिए रीमा जी, ऊपर से अगर आप अपनी सेनापतियों को इस तरीके से डिस्क्रेडिट करेंगे जो शीला दीक्षित के साथ आपने किया, तो आपके लिए खड़ा कौन होगा और कैसे आपका वोट वापस आएगा? घर वापसी की आप बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। बोलिए रीमा जी। बिल्कुल, राजकिशोर जी ने भी जैसे बताया कि राहुल गांधी जब दिल्ली आए थे तो वो दिल्ली के नालों के पास ले जाके उन्होंने वीडियोस बना के दिल्ली की जनता को दिखाया था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि मैं दिल्ली को पेरिस और लंदन बना दूंगा, और ये उनका पेरिस और लंदन। राजकिशोर जी की बात से मेरे पूरा समर्थन है कि शीला जी के खिलाफ जिस तरीके के अभद्र आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, शायद केंद्रीय नेतृत्व को गठबंधन नहीं करना चाहिए था कांग्रेस का, और शायद इसी भूल को समझते हुए प्रदेश स्तरीय कोई गठबंधन नहीं है। देवेंद्र यादव, शीला दीक्षित, अलका लांबा, ये मुखर तौर पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अब जो पहले बातें कुछ कही गई थी उनका मैं जवाब देना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल हमेशा खड़े रहे। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे इलेक्शन के जस्ट बाद, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों की सबकी जान जा रही थी, मुझे अरविंद केजरीवाल या उनका कोई भी शीर्ष नेता ग्राउंड पे नहीं दिखाए ये बोलते हुए, लोगों को दिलासा देते हुए कि दंगा नहीं करना चाहिए, लोगों को रोकते हुए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप का सबसे पहला काम होना चाहिए। ठीक है। बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं कोई गाड़ी, घर, बंगला, लार लश्कर नहीं लूंगा, और किस तरीके से सब कुछ ले लिया। पर मोदी जी भी तो अपने आप को फकीर आदमी बोल के 8,000 करोड़ के प्लेन में उड़ के 2 लाख का चश्मा लगा के 9 एकड़ के बंगले में रह के अब अपने लिए 400 करोड़ का बंगला बनवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ का बंगला तो अखरना चाहिए भी, लेकिन मोदी जी का 400 करोड़ का इनको बंगला अखर नहीं रहा है। और आखिरी बात जो भाजपा प्रवक्ता ने कही कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, उस नदियों का, जो यमुना नदी का प्रदूषण है, उससे दिल्ली के लोगों की तबियत खराब हो रही है। इनको वो नहीं याद आता कि जब दिल्ली में वो स्मोक होता है पराली की बर्निंग की वजह से, जो हरियाणा, पंजाब और बाकी अन्य राज्यों में होती है, उसका कोई सोल्यूशन देखा जाए। जब इनको रीमा जी पोल्यूशन नहीं याद आता, लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी पे आवाज उठानी होती है तो पोल्यूशन सारा याद आ जाता है। ठीक है, अब संजीव कौशिक जी, क्योंकि सारा हमला बीजेपी पर है तो एक बार उनसे रिएक्शन लेना पड़ेगा। राधिका खेड़ा। रीमा जी, जरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे पूछिए कि ये जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, उस घर में सबसे पहले रहने कौन आया था? कौन से प्रधानमंत्री रहे थे? बताइए जरा, कौन आया था सबसे पहले उस घर में रहने? बताइए सर। बाकी प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को फकीर आदमी नहीं कहा था ना। मैंने बस इतना पूछा कि कौन थे वो प्रधानमंत्री जो सबसे पहले उस घर में रहने आए थे? बाकी प्रधानमंत्रियों ने अपने, अरे ये तो बताइए, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो ये पूछ
पूछ रही हूँ कि आप जानते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो उस घर में रहने आए थे? कौन थे? मैं बता देती हूँ, इतिहास से आपको ज्यादा वो नहीं है तालमेल। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री उस घर में जो रहने आए थे वो श्री राजीव गांधी जी थे। और आपको पता है उस घर में कितने कमरे हैं, कौन कहाँ कैसे रहता है? ना नरेंद्र मोदी जी का कोई परिवार है, ना उनका रॉबर्ट वाड्रा जैसा कोई दामाद है जिसको पूरी हरियाणा बेच दिया गया। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपके पास जवाब नहीं था तो सुनिए। देखिए मैं इसके बीच के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहती। एक सेकेंड निखिल जैन पहली बार बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं बोलना होता है। अगर ये व्यक्तिगत अगर ये व्यक्ति बीच में नहीं बोलना होता। टिप्पणी नहीं करी है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है। देखिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। अब मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। बीजेपी की फुल फॉर्म पता है आपको? भाजपा प्रवक्ता आप ये बताइए, बीजेपी की फुल अपनी फॉर्म बारी पे बोल रही हूँ, आप अपनी बारी पे बोल रही है। ये कोई दंगल नहीं हो रहा है चिल्लाने का। निखिल जैन एक सेकेंड सुनिए निखिल जैन सुनिए एक सेकेंड ध्यान से। पहली बात तो आपने ये जो एंगल दिया ना फकीर आदमी वाला, प्रधानमंत्री पद का एक डेकोरम होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, प्रधानमंत्री के लिए घर है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं उस घर में ही नहीं रहूंगा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने। फकीर का मतलब ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री सड़क पर रहने लगेगा और सड़क पर सोने लगेगा और सड़क पर खाने लगेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री निवास है वही रहेंगे ना भाई, जो प्रधानमंत्री का निवास है वही रहेंगे, सड़क पर रहेंगे। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री का जो निवास है वो कितने भी करोड़ का होगा, पहले से बना हुआ है, वो वही रहेंगे, वो सड़क पर नहीं रहेंगे। ये इलॉजिकल बात करने का मतलब क्या है? 400 करोड़ ये बेतुकी बात करने का मतलब अब 400 करोड़ क्यों लगाए राजीव गांधी ने, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। राजीव गांधी वाला नहीं। जिन्होंने वहां पर पहली बार जो शिफ्ट हुए उस जगह को चुना गया प्रधानमंत्री निवास के तौर पर, तो ये तो आपको वहां पूछना चाहिए। अब एक मिनट रुकिए, नहीं ये इलॉजिकल सवाल था आपका, ये बेतुकी बात हो रही थी। कुछ पता ही नहीं है ना इतिहास ना वर्तमान, और डिबेट पे आ गए। मोदी जी ने 400 करोड़ का निवास अब बनवा रहे हैं, राजीव जी वाला चलिए 400 दिखाइए रीवा जी, एक और चैलेंज, इनको बोलिए दिखाएं कि कहां पे उसका नोटिफिकेशन है, कहां पे टेंडर है, कहां पे वो घर का टेंडर है, दिखाइए। अवेलेबल होता है, ये झूठ आज तो कहां से खबर आई है आपके पास? निखिल खबर कहीं से तो आई होगी ना, प्रधानमंत्री कहां से खबरें आती है ऐसी आपके पास? ये खबरें कहां से आती है? आपकी पार्टी है, आपकी सरकार टेंडर कहां निकालती है? टेंडर दिखाइए, काल्पनिक बातें मत करिए। ये कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है कि राहुल गांधी जैसे आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आप टेंडर दिखाइए कि प्रधानमंत्री निवास बनने का टेंडर निकला है, इतने करोड़ का बनना है, और वो कब बना है और कब शुरू हुआ है, किसको मिला है, टेंडर दिखाइए, टेंडर दिखाइए। अब आप आगे की बात बिना टेंडर के निखिल जैन, अगर ये लेकिन आपके सूत्रों ने आपको लगता है बताया। ओके, मैं अभी इसीलिए कहते हैं कि हवा में बातें ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को चैनल पर नहीं बोलना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो खबरें चलती है ना उसको चैनल में टाइम वेस्ट करके नहीं बोलना चाहिए। यूनिवर्सिटी की हवाबाजी नहीं करता हूँ, मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हवाबाजी करूँ। मैं अभी आपको पर्सनली लिंक्स भेज देता हूँ जो बिना टेंडर के आर्किटेक्चर फर्म को कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाइए, कहाँ है टेंडर दिखाइए। चलिए सब वेट कर रहे हैं, आज दूरदर्शन में पूरा देश आपके लिए दूरदर्शन रोक तो जाएगा नहीं। चलिए आपके लिए दूरदर्शन तो रोक नहीं जाएगा, आप अपना वक्तव्य तो रख लीजिए। आप पहले ये तो निखिल जैन चैनल पर आते हैं तो पूरी रिसर्च के साथ आते हैं कि अगर चुनौती दी जाए तो उसका जवाब दे सके, लेकिन कोई जवाब ही नहीं होता। मैं रिसर्च का जवाब दे दूंगा, फिर समय तो देंगी, 1 सेकंड के अंदर मैं आर्टिकल। हाँ ठीक है, आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट दे रही हूँ, ढूंढिए बैठकर। संजीव कौशिक बोलिए, आपकी आवाज म्यूट है, लेकिन 1 मिनट, मैं मुद्दा तो आगे बढ़ा दूं ना। अब दिल्ली दंगों पर मुद्दा आ गया। योगी आदित्यनाथ ने बोला 2020 में दिल्ली दंगे किसने कराए? आम आदमी पार्टी ने। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि दिल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़िए, नोएडा पहुंचिए, सड़कें बिल्कुल बढ़िया, और दिल्ली में गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे। तो विकास गाजियाबाद नोएडा में दिखता है, लेकिन दिल्ली में आते ही पहचान पता लग जाती है यहाँ पर। अब बोलिए। आपके सवाल पे भी आएंगे और उससे पहले वाले दोनों सज्जन जो बात कर रहे थे उस पर भी थोड़ा सा बात कर ले। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी और एक देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और दोनों
पिछले 5 से 7 मिनट से पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वक्त जाया कर रहे हैं और तू मैं कर रहे हैं। अब दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास और देश के प्रधानमंत्री के आवास के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये इसी तरह से शीश महल का सबसे पहले किसी ने शो में उठाया ही नहीं, आपने सबसे पहले शीश महल का नाम लिया था। क्यों शीश महल? क्यों शीश महल? एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए, देश के मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री का घर कितना का होना चाहिए, कितने पैसे उसमें लगने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के इससे ज्यादा फैसिलिटी वाले मुख्यमंत्री अपने घरों में लगा के रहने वाले हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? जब इसकी बात होगी तो देश के प्रधानमंत्री की भी बात क्यों नहीं होगी? तो ये मुद्दे से भटकाइए नहीं, मूल बात है कि मुद्दे पे आप आइए। हमसे पूछा जा रहा है दिल्ली दंगे के बारे में। भाई साहब 48 घंटे तक देश का गृह मंत्रालय हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा और दिल्ली की जनता मरती रही, इसी तरह से जलती रही और कटती रही। कौन फेल्योर था उसमें? अरविंद केजरीवाल फेल्योर थे। दे देते हमारे हिस्से में प्रशासन, उसके बाद में दिखाते कि एक्शन क्या होता है। हाथों पे हाथ रखे गृह मंत्रालय चुपचाप चुप्पी साध जाए और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दे। सवाल हमसे पूछे जाएंगे। किसकी पार्टी के नेता पर केस चला था? किसकी पार्टी के नेता पर केस चला था? किसकी पार्टी के नेता पर आरोप लगे थे? किसकी पार्टी का नेता को जेल जाना पड़ा था? किसकी पार्टी का था? जिस पे भी केस चला हो, यदि वो दोषी सिद्ध हो जाए। किसकी पार्टी का था? बीजेपी का था क्या? मैं बताइए ना। मैंने कहा कि लगाइए उसको फांसी पे। हाँ तो भाई किसका हाथ सामने आया था? किसी का हाथ हो, पैर हो, पूरा शरीर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि किसी ने गुनाह किया, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ करके उसके नाम पे राजनीति करेंगे। आकर के दिल्ली को जलाने के लिए आए हैं आप। दिल्ली के जनता के सरोकारी मुद्दों से ये दोनों पार्टियां भागती हुई जा रही दिखाई दे रही है और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके गलबहियां करती हुई भी दिख रही है। दिल्ली की जनता समझ रही है इस चीज को कि ये लोग पर्यटन स्थल बना दिए हैं दिल्ली को। एक साल का जो कोर्स होता है, बच्चा एग्जाम देने जाता है, साल भर पढ़ाई करता है, उसके बाद में वो फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। 30 दिन में पढ़ के फर्स्ट डिवीजन से पास। राजेंद्र बाबू हो गए आप लोग कि खैनी मलते हुए आएंगे और पढ़ के एग्जाम देंगे और पास कर जाएंगे। 5 साल के बीच में आप लोग, ये दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो अभी निकले हैं पर्यटन के लिए, 2 दिन 4 दिन, अभी बात हो रही है कि वो दिख नहीं रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी निखिल जैन आप या तो प्रिंट की स्टोरी लाएंगे या वायर की स्टोरी लाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी, वही आपने किया। मतलब मैंने जो सोचा वही आपने दिखा दिया। प्रोपेगेंडा चलाने वाले अखबार जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, जिनके ऊपर जेल, अरे भाई जिनके लोग जेल जाते रहे, जिन पर आरोप लगते रहे, जिनके ऊपर बिकने के आरोप लगते रहे, वही आपने दिखाया आखिरकार। मुझे पता ही था ये दो में से एक कोई सामने आने वाला है। ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल दिखाऊं क्या फिर आपको? दिखाइए। नहीं आप चाहती नहीं कि खाली ऑर्गेनाइजर आप दिखाना चाहते हो तो दिखाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राधिका खेड़ा भी कुछ दिखा रही है शायद, अभी पता नहीं क्या है राधिका खेड़ा। कि क्या ऑर्गेनाइजर इकलौता देश में जर्नलिस्टिक संस्थान है? अब सुनिए निखिल जी, ऑफिशियल वेबसाइट आई थिंक सेंट्रल विस्टा पर ही हमें यकीन करना चाहिए। लिखा हुआ है, सुनिए इस पे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना दूं। इस पे साफ तौर से ये अरे आपकी वेबसाइट है, जो मर्जी लिख दीजिए। द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंट, अरे नीलिमा जी को म्यूट करिए, इन्होंने बहुत झूठ फैला दिया है। The construction work for the Honorable Prime Minister residence has not yet been tendered and no sanction has been accorded by the government. ये साफ तौर से मिथ्स एंड रियलिटी पूरे देश के लिए अवेलेबल है। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल विस्टा नहीं लड़ रही और इंडियन स्टेट से लड़ रही है, उससे बात नहीं करना चाहती। निखिल जैन प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए इस तरह। रीमा जी प्लीज इनको प्रोपेगेंडा सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ भाजपा सच बोल रही है। रीमा जी देश की जनता भी देख रही है कि क्या हो रहा है, कि सब झूठ बोल रहे हैं लेकिन सिर्फ भाजपा सच बोल रही है। प्लीज इनको म्यूट करिए प्लीज। वरना वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है व्हाट्सएप पे। एक सेकंड निखिल जैन, ऐसे बीच में नहीं बोलना होता है। मैंने पहले भी कहा, फिर म्यूट करना पड़ता है। फिर जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं इस शो को, जो लोग पार्टियों के, निखिल जैन प्लीज, निखिल जैन क्या हो गया आपको? मुझे भी चिल्लाना पड़ता है फिर चुप कराने के लिए। म्यूट करना अच्छा नहीं लगता, सब सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पर। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, प्लीज देखिएगा जल्दी से। फिर राजकिशोर तिवारी से मैं क्या वीडियो है कि इस पार्टी के जितने ऑफिस बेरर्स होंगे, कमेटी मेंबर्स होंगे, हमारे ऊपर क्या आचार संहिता लगेगी। सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए लोकपाल बनाया, तो हमारे ऊपर 4 तरह की, किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं होना चाहिए। वो तो अलग बात है, चार्जशीट FIR, आरोप भी नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर भी IPC के अंदर कोई मॉरल टर्पिट्यूड, इसका कोई केस, बलात्कार, हत्या, इस तरह का कोई आरोप भी नहीं होना चाहिए।
किसी के ऊपर भी कोई नशेड़ीपन का आरोप नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर भी चरित्र एडल्ट्री का आरोप नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए, हमारा अपने ऊपर हमने लोकपाल लगाया है। दिल्ली को लोकपाल देने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो अपने ऊपर लोकपाल लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए, और कहा ये मेरे पे लागू होता है। भ्रष्टाचार के तो आरोप है अरविंद केजरीवाल पे, जेल से जमानत पे है, बेल पे है, और बेल में ऐसी प्रावधान है कि वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। तो ये कैसी नैतिकता हो रही है? ये लोकपाल इनके ऊपर फिर इनको दूल्हा बना के क्यों पेश किया जा रहा है? अब लोकपाल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इंटरनल लोकपाल की धज्जियां उठा रही है वो पार्टी जो इस दिल्ली में सत्ता में आई, लोकपाल की दुहाई देके हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, हाथ में तिरंगा लेके लहराते थे कि हम लोकपाल लेकर आएंगे, इंटरनल लोकपाल। ठीक है, इस वीडियो पर जवाब लेते हैं संजीव कौशिक से, फिर राजकिशोर तिवारी। संजीव जी, हाँ, हम यदि ये बात कह रहे हैं कि यदि आरोप भी है तो फिर आरोपी को पद छोड़ देना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सब पे उंगली रख के सबको आरोपी बनाती रहे और हम राजनीति छोड़ दे। अच्छा, ये नया एंगल है। हाँ। ये रास्ता आपने देखा है, यही रास्ता आप चाहती हैं क्या? ये हम पे कहते हैं कि आपने कसम खा लिया कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। क्या तकलीफ है भाई? दिल्ली की जनता यदि हमें चाहती है राजनीतिक दल भी बनाएंगे, राष्ट्रीय दल भी, इसके अलग अलग हिस्सों में भी है। क्यों दिया था? लोकपाल अपने ऊपर क्यों लगाया? नहीं, उनका पॉइंट ये है, उनका पॉइंट संजीव कौशिक का पॉइंट ये, ठीक है, संजीव कौशिक का पॉइंट ये है। राजकिशोर तिवारी जी, ओके, संजीव आपका पॉइंट आ गया, पहले आपके इस पॉइंट पर जवाब लेना पड़ेगा। आपने एक्चुअली संक्षिप्त में ही इतनी बड़ी बात कह दी, आपने संक्षिप्त में। संजीव जी रुकिए ना, आप तो पत्रकार रह चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि एक पेज में भी जो बात नहीं आती ना वो एक लाइन में आ जाती है, आपने बोल दिया अभी। तो राजकिशोर तिवारी जी, ऐसा भी हो सकता है क्या कि क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इसीलिए एक एक करके पूरी कैबिनेट को अंदर भेजा गया ताकि किसी को रखे ही ना, आसपास के लोगों को, अरविंद केजरीवाल? दरअसल रीमा जी, आपको याद होगा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब वो पूरा आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो हम सब लोग कवर करते थे, जंतर मंतर सब लोग जाया करते थे। और उसी समय दिग्विजय सिंह का ये कहना था, और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे या जो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता थे, उनका ये मानना था कि ये पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ है, अरविंद केजरीवाल अन्ना को यूज करके आगे बनाना चाहते हैं। लेकिन खैर उस समय देश में माहौल दूसरा था। और रही बात एक एक करके, तो मैं तो ये कहूँगा कि माराडोना हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो लात मारते हैं और जो अपने से जो उनके बराबर के लोग थे पहले सबको उन्होंने किनारे कर दिया, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, तो पहले उनको किनारे कर दिया। अब बाकी जहाँ तक ये अभी संजीव जी ने जो बात कही कि किसी पर भी जो आरोप लगाया जाएगा और एक एक करके सबको आरोप लगा दिया जाएगा, तो उसके बाद तो ये मांग कर कौन रहा था? लोकपाल में चिदम्बरम का और प्रणब मुखर्जी का, मनमोहन सिंह का, सोनिया गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा का, रॉबर्ट वाड्रा तो किसी पद पर थे नहीं, इन सबके इस्तीफे मांग कर रहा था, खासतौर से शीला दीक्षित का। और उन्हीं शीला दीक्षित की बात दरअसल जो आती है ना, जो शीश महल और राजमहल को लेकर एक टिप्पणी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कर दूं रीमा जी, जो कि बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा चल गई है, अगर आपकी इजाजत हो तो। बस इसमें मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ समझिए, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री निवास पूरी तरीके से सुरक्षा से लैस रहे। पूरे दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री का घर न्यूक्लियर सुरक्षा से भी मुक्त होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, और उसके तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं। और उसके बाद राजीव गांधी के बाद वहाँ पर जो है वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर, फिर नरसिंह राव, उसके बाद हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद आप समझ लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब वहाँ पर नरेंद्र मोदी आए। और ये जो अभी आंकड़े बताए जा रहे हैं, मैं निखिल जिससे मेरी अक्सर चर्चा होती रहती है, वो बहुत गंभीरता से बात करते हैं। अभी कुल मिलाकर जो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत, पूरी जो लुटियन दिल्ली है इसका पूरा कायाकल्प हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी इस तरीके कोई आंकड़े एक्चुअली आधिकारिक तौर पर आए नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी जाते रहे, घर पे भी जाते रहे। 2021 तक तो मैं आपको बता दूं कि पर्दे और सोफे तक नहीं बदले गए थे वहाँ के। और शीश महल की बात इसलिए उठती है क्योंकि जिस व्यक्ति को 14 AC 81 लग रहे हों, उसके बाद अगर वो इस तरीके का मकान बनाएगा तो उस पर सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। बस ब्रेक के बाद संजीव कौशिक जी आप ही के पास आ रही हूँ, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ।
इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। चलिए संजीव कौशिक जी, क्योंकि अधूरी रह गई थी बात, लेकिन क्या अब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के इस ताबड़तोड़ प्रचार से माहौल पूरी तरह से बदलेगा? क्योंकि अब तो मुद्दे भी आ रहे हैं, सीधा जवाब भी आ रहा है, और उन्होंने बिजली के भी आंकड़े दे दिए कि यूपी में बिजली 3 रुपए 3.5 रुपए है और दिल्ली में क्या है। उसके बाद उन्होंने ये भी आंकड़ा दे दिया कि भाई एनडीएमसी एरिया तो गृह मंत्रालय के अंडर है, जहां पर फ्री बिजली और तमाम चीजों की बात होती है, लेकिन बाकी दिल्ली का हाल क्या है? तो आंकड़ों पर तो आंकड़ों की बात होनी चाहिए ना, इसमें हवाई नारों की बात नहीं होनी चाहिए। बिजली की बात हो रही है ना, महाराष्ट्र में 9 रुपए 76 पैसे, मध्य प्रदेश में 8 रुपए 73 पैसे, मुंबई में 8 रुपए 79 पैसे, मध्य प्रदेश में 8 रुपए 61 पैसे, वेस्ट बंगाल में 8 रुपए 44 पैसे, बिहार में 7 रुपए 71 पैसे, त्रिपुरा में 7 रुपए 55 पैसे, दिल्ली में 5 रुपए 43 पैसे। यूपी में ये आंकड़े यूपी 5 रुपए 43 पैसे। यूपी में इससे ज्यादा है, यूपी में इससे ज्यादा है। उन्होंने तो कम बताया, बताना कितना है यूपी में? वो गलत बता रहे हैं, मैंने कहा आप तो बताइए यूपी में कितना है। मूल मुद्दे पे आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं। यूपी में कितना है वो तो बता दीजिए। आप जो ये बात कह रही है ना कि उनके आने से सब कुछ माहौल बदल जाएगा, फिजा बदल जाएगा, ये सवाल है, मैं नहीं कह रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या माहौल बदल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से फूके हुए कारतूस के जैसे कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे या कांधे पे बैठ करके वो लड़ने का प्रयास कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शून्य नहीं टूटने वाला है। उसी तरह से 26 सालों का सूखा भारतीय जनता पार्टी का भी टूटने वाला नहीं है। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 5 साल के मेहनत के बाद में इस तरह का जगह बनता है। आपने कभी निकल करके दिल्ली की जनता के सुख दुख को अपना समझा ही नहीं, उसके बीच में जाते, आप समझने का प्रयास करते। आप लगातार पिछले उसके बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को, मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, योजनाएं। लगभग 5 साल और पिछले 5 साल देश के प्रधानमंत्री जी ने हर एक मंच से दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहा है और मुख्यमंत्री को रेवड़ीबाज कहा है कि ये बांटने वाले हैं, वो खाने वाले हैं मुफ्त में। और आखिरी समय में, चुनाव के समय में आप आते हैं और कहते हैं कि इन सारी योजनाओं को हम लागू रखेंगे। हमसे पूछते हैं 2100 कहां से देंगे और खुद कहते हैं हम 2500 देंगे। ठीक है, यही योजना, मेरे ही योजना को यदि आपको कॉपी करके आगे लागू करना था तो ओरिजिनल क्या बुरा है क्या, जो पहले से काम कर रहा है? हमको काम कर राधिका खेड़ा जी, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि 5 साल तक बीजेपी के नेता दिल्ली वाले कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन अचानक चुनाव आते ही सब सामने आने लगे। तो कैसे दिल्ली की जनता उन पर भरोसा करे? अब मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं इनके एक एक पॉइंट का जवाब दूंगी, ये बीच में फुदकेंगे नहीं। पहली बात, आपने कहा फूका हुआ कारतूस कानून को, कांग्रेस को, तो भैया फूका हुआ कारतूस तो वो 15 साल के चुनाव हारने के बाद से 2014 से वो फूका हुआ कारतूस है। आज आप रियलाइज कर रहे हैं, जब उनके साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब आपको वो फूका हुआ कारतूस नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर आप कहते हैं कि हमने आपको जेल डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी के नेतृत्व में अजय माकन, सुप्रिया चिनेट, पवन खेड़ा सबने प्रेस वार्ता करके खुद जाके एफआईआर दर्ज करी, कहा कि आप लोगों ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो। उन्हीं के साथ 2 महीने बाद आप जाके गठबंधन अनाउंस करते हैं। जिस आदमी ने एफआईआर करवाई, जिस आदमी ने पीछे पड़ के कहा जेल में डालो, उसकी पार्टी को आप वोट देकर आते हैं। वही सोनिया गांधी के कैंडिडेट को आप वोट देते हैं जो आप कहते थे देश की सबसे भ्रष्ट महिला है। वही संदीप दीक्षित, जिसकी मां को ये कहा जाता था कि वो दिल्ली की सबसे भ्रष्ट महिला है, शीला दीक्षित, जब ये अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे थे इन्हीं की कंप्लेंट के ऊपर, सबसे पहले इनके घर के बाहर पहुंच के, देखिए ना ड्रामा कैसे चल रहा है इन लोगों का कि नहीं आप कैसे अरेस्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर जिनको इनकी माता को ही रोज गाली दी जाती थी, सबसे ज्यादा करप्शन CWG से लेकर सब इन्होंने किया। फिर ये जाकर संदीप दीक्षित की भी वोट वहीं से है, राहुल गांधी की भी वहीं से, सब जाके अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। कमाल का प्यार, मतलब लव हेट रिलेशनशिप चल रही है। फिर ये कहते हैं कि हम लोग दिखाई नहीं देते। भैया हम क्यों नहीं दिखाई देते? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 29,000 फ्लैट बनाए हैं। झुग्गी वालों को 4700 फ्लैट हमने दिए हैं। आप लोगों ने तो 1-1 लाख रुपए लेके उनको घर नहीं दिया। दिल्ली के 75 लाख लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है जो हमारी सरकार दे रही है, आप नहीं दे रहे हैं। केंद्र में फेम योजना के तहत 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस हम चला रहे हैं। आपने 11,000 बस चलानी थी जिसमें से 3,000 अभी तक नहीं चली।
1731 1731 कॉलोनियों को रेगुलराइज हमने किया। 10 साल में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क को हमने बढ़ाया। आप क्या बातें कर रहे हैं कि हम आ गए? हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हम झूठे वादों का पुलिंदा नहीं बना रहे, बच्चों के अपने पेटों पे चश्मे नहीं खा रहे, काम कर रहे हैं। संजीव कौशिक, कमाल है, इतने बड़े उपलब्धियों के बाद भी दिल्ली की जनता एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा देती है, और देश के गृह मंत्री जब दरवाजे पर कितने सीटों से आप जीत गए? आप ये बात समझ नहीं अभी तक नहीं समझ रही है, ये खोखली बातें नहीं चलेंगी। आप यदि दिल्ली की जनता को ये कह रही है कि 5 किलो अनाज देकर के हम एहसान कर रहे हैं, तो यही तो गुस्सा है दिल्ली की जनता के जहन में, कि आप उसे कह रही हैं कि 5 किलो अनाज देकर हम तुमको जिंदा रख रहे हैं, जबकि हमने उसके बच्चों के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा। भी छीन लिए थे आप तो, कोरोना काल में ऑक्सीजन भी छीन लिए थे दिल्ली वालों से, सड़कों पे दिल्ली वाले मरे हैं, लाशें मिली थी, ऑक्सीजन कोरोना काल में आपने नहीं दिया था, आपकी सरकार के जैसे ही इस बार भी आप लोग खत्म होते ही ऑक्सीजन आपने उनसे छीन लिया था, जिन्होंने सांसें छीन ली, 5 तारीख को ये बात समझ में आ जाएगी, ज्ञान दे रहे कि हम खाना क्यों दे रहे हैं, शर्म करो, शीश महल में रहने वालों शर्म करो, शीश महल में रहने वाले शर्म करो, आप खाए बढ़िया बढ़िया खान-पान, कांग्रेसी नेताओं के साथ अपनी पार्टी में लेकर आए, देखा था किस तरीके का खान-पान खाते हैं अरविंद केजरीवाल, वीडियो आपने भी देखा होगा, शोएब साहब थे ना जिनके घर में खाना खा रहे थे, देखिए ना क्या पकवान थे, बिरयानी, टोली कबाब और पता नहीं क्या-क्या। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं है। संजीव कौशिक जी, दिल्ली की जनता के मन में क्या है ये अभी से कैसे पता चल जाएगा किसी को भी? दिल्ली की जनता के मन में क्या है वो तो जब एटीएम का बटन, सॉरी अब एटीएम इतना हो गया ना, आज एटीएम ही जुबान पर आ गया है, झूठ का एटीएम भी बोला है योगी आदित्यनाथ ने। हम जानते हैं, लगातार हम काम किए हैं, हम लोगों के बीच में गए हैं, अरे झूठ का एटीएम भी बोला, हमारी योजनाओं का नकल करके ये इन पे लोग भरोसा कर लेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में हम योजना लेकर आए, छत्तीसगढ़ में हम लेकर आए, मध्य प्रदेश में हम लेकर आए, आप तो अभी अनाउंस करें, इतने आप लोग हैं कि मार्च में आप अनाउंस करते हैं और उसको लागू तक नहीं कर पाए, तब आपने ये हवाला दे दिया कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर आतिशी मैडम कहती है अरविंद केजरीवाल ने हर फाइल पे साइन किया है, हम जेल से सरकार चलाइए, में आप चक्कर लगा के आती हैं, आपको ये बात समझनी होगी, राधिका जी, अरविंद केजरीवाल आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो नहीं आ दिया, आपको ये बात समझ में नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान में आप चक्कर लगा के आती है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मार्च के पहले अच्छा एक एक करके, समय कम बचा, एक एक करके बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव कब होते हैं? अपनी अपनी बारी में अपनी बारी में एक एक करके, किसी की आवाज नहीं जाएगी ऐसे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में पटाखा फहराने के बाद में आपको क्यों इस तरह से पस्त कर देती है, दिल्ली में आके आके भारतीय जनता पार्टी साबित हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी को ये बात छत्तीसगढ़ में चुनाव कब हुए थे बताइए मैडम? हम ये कह रहे हैं दिल्ली में चारों खाने चित्त क्यों है ये बताइए आप हमको इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। अच्छा ठीक है, ओके मुझे लग रहा है आगे बढ़ा जाए, समय कम बचा है, निकल जाए, ये स्कीम ऑलरेडी लागू हो चुकी है प्रदेश में, ठीक है, ओके दिल्ली में नहीं रहेंगी, हम दिल्ली के चुनाव पे लड़ रहे हैं, दिल्ली के बारे में बात कीजिए, दिल्ली पे ही रहिए, दिल्ली ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आप हमारी महिला बंधन योजना को कॉपी कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे थे, हम मध्य प्रदेश में दे रहे थे, हम महाराष्ट्र में दे रहे थे, आपको महाराष्ट्र में ये लेकर आए कि हम 1000 रुपए देंगे, फिर उसके ऊपर भी आपने रोक लगा दी। आज आपने इसलिए लागू नहीं करी क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि एक महिला मुख्यमंत्री आतिशी उस पेपर पे साइन करे और उसका क्रेडिट ले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मैं चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली पे एक महिला मुख्यमंत्री है, वो ये चीज दिल्ली की महिलाओं को दे दे। अब महिला नहीं, लेकिन संजीव कौशिक जी मेरे ख्याल से देश में सबको, जिनको भी राजनीति में थोड़ी सी दिलचस्पी है, नहीं भी है, वो भी देश की जो जनता है, ये तो सभी को पता है कि लाडली बहना कहाँ पर फेमस हुई, किस पार्टी के साथ लाडली बहना जुड़ी है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा उस मुद्दे पर वोट मिले और कब से वो योजना चल रही है। अब कोई भी बच्चे से पूछेंगे, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, मध्य प्रदेश नाम आएगा शिवराज सिंह चौहान, तो फिर उसमें कहां से बात आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए ऐसा किया और हमें कॉपी किया बीजेपी ने? ये तो बात गलत ही है ना, ये तो झूठी है। अब ये तो बात गलत ही है ना, ये तो सभी को पता है। राजकिशोर तिवारी जी, महिलाओं का जो स्लोगन रहा और मामा के रूप में फेमस हुए, वो कहां से हुए? शिवराज सिंह चौहान हुए ना। तो मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई, आपने महाराष्ट्र में भी उसका देखा, लड़की बहनी योजना वो भी वहाँ पर रही, उसके बाद जो है महतारी वंदन योजना उन्होंने लिया, वहाँ पर महतारी योजना माई
हेमंत सोरेन ने लिया। तो इस तरीके से अगर आप देखें हरियाणा में लाडो योजना चली तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। तो और इसमें मेरे ख्याल से कुछ चीजों में क्रेडिट जिसको देना चाहिए उसको देना चाहिए। संजीव कौशिक जी, हर चीज पर ये कहना कि सब हमने ही किया, ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ सच्चाई भी होनी चाहिए चीजों में। मान लिए आपकी बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये बात कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत बेहतर काम कर रहे थे, बस वो जो काम कर रहे थे उसको लागू करेंगे या उसको ड्रॉप कर देंगे, ये बात कहते हैं। हमें क्या ऐतराज है? नलके के अंदर बदबू वाला काला नीला पीला पानी आता है, कहां लेकर जा रहा है? टॉयलेट को क्लासरूम गिराने वाले को हम काम करना बताएंगे, अस्पताल बना नहीं पाए उसको काम करने वाला बनाएंगे, ऑक्सीजन के लिए तरसाने वाले दिल्ली की जनता को हम उसको काम करने वाला बनाएंगे, खुद के लिए गरीबों से पैसा लेके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े हैं। और मेरे पास वक्त की बात है, शो यहीं खत्म करना होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर आज तो उन्होंने एक बात की, लेकिन लगता है कि 14 रैलियां, भाई बहुत सारी बातें होनी है उसमें। अब किस रैली में क्या निकल कर आता है, और खासकर पूर्वांचल के जो वोट हैं और जो उन्होंने चैलेंज दिया है, इंतजार है अरविंद केजरीवाल कल अगर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या इस पर भी जवाब देंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।